गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3.5 का यानी कि जो कक्षा 6 एनसीईआरटी का मैथ है उसके चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.5 का जो भी नियम थे, कॉन्सेप्ट थे और इस चैप्टर के सवाल जिस नियम और कॉन्सेप्ट पर लगेंगे हमने वो सारी चीज़ें समझ ली थी। अब क्या करेंगे कि 1 बाय 1 करके यानी एक एक करके सवाल इस चैप्टर का हम लोग लगाएंगे। तो चलिए, आपके पास अगर किताब है तो ओपन कर लीजिए कक्षा 6 एनसीईआरटी का अध्याय 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.5। लेकिन अगर किताब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके डिस्प्ले पे इधर का क्वेश्चन शो हो रहा होगा या दिख रहा होगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपके डिस्प्ले पे देखिए क्वेश्चन शो हो रहा होगा। फटाफट हम लोग 1 बाय 1 करके सवाल लगाते हैं। देखिएगा, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अच्छा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है जी। कहाँ है? पहला सवाल है कि यहाँ 60 के कोई कहाँ गया जी, कहाँ गया दिया है कि यहाँ 60 के कई दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं, इनके अभाज्य संख्याएं लिखिए। क्या दिया है? यहाँ 60 के दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए गए हैं और इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। तो देखिए, एक डायग्राम बनाया है, उसमें कुछ नंबर मिसिंग है यानी कुछ नंबर नहीं दिए, उनको हमको भरना है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या दिया है। दिया है कि 60 है और उसका गुणनखंड ऐसे लिखा है 6, यहाँ पर लिखा है 6, फिर यहाँ पर लिखा है 10, फिर यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया है, और यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर क्या है, खाली स्थान दिया है। तो इसको हमें भरना है, तो कैसे भरेंगे? देखिएगा, गुणनखंड करना है। तो देखिए 60 था, अब भाई गुणनखंड का मतलब क्या है? किसी भी दो नंबर में जब हम तोड़ रहे हैं तो एक में तोड़ेंगे तो अगला अपने आप पता चलता है। जैसे 6 यहाँ पर है तो अगर एक संख्या 6 है तो अगली संख्या 10 होगी, क्योंकि 6 और 10 का गुणा करेंगे तो 60। अब देखिएगा 6 को कैसे तोड़ा है, 6 को 2 में तोड़ा है। तो अगर हमें 6 को 2 में तोड़ना है तो एक संख्या अगर 2 है तो अगली क्या ऐसी संख्या किसका गुणा कर दे कि 6 आ जाए? 3 का। तो यहाँ क्या भर देंगे? 3। अब समझिएगा, जैसे यहाँ 10 है तो 10 को किस में तोड़ा है? 5 में। तो 10 को किस में तोड़ा है? 5 में। और अगली ऐसी क्या संख्या लिख दे यहाँ पर कि गुणा करने पर 10 हो जाए? तो 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें भर देंगे, कहाँ गया ये? 3 भर देंगे और यहाँ क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। कहाँ गया जी? 5 और 2, यहाँ क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 60 ही है। क्या किया है? अगला में बी में, ये ए था ना, ये 1 का ए था, ये देखिएगा बी है। बी में क्या किया है? 60 है। फिर 60 को किस में ब्रेक किया है? 30 में। उसके बाद ये खाली स्थान दिया है, ये यहाँ पर दिया है 10, यहाँ पर दिया है खाली स्थान। उसके बाद क्या किया है? कहाँ गया जी? यहाँ पर दिया है खाली स्थान। फिर क्या किया है? 10 को तोड़ा है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है। और देखिए 60 को ब्रेक किया था तो यहाँ 30 दिया था, तो यहाँ खाली स्थान दिया था। कैसे करेंगे? देखिएगा भाई, यहाँ पर 60 को ब्रेक किया है, एक संख्या 30 है तो अगली 2 होगी, क्योंकि 30 और 2 का गुणा करेंगे 60। अब 30 को किस में तोड़ा है? 10 में। यहाँ भरना है तो 10 यहाँ एक संख्या, तो यहाँ 3 भर देंगे, क्योंकि 10 यहाँ कितना हो जाएगा? 30। 10 को क्या है? 2 नंबर में तोड़ना है कि दोनों का गुणा करिए तो 10 आए, तो 2 और 5। अब इसमें क्रम बदल सकते हैं आप, इसमें 5 इसमें 2 भर दीजिए, या यहाँ 2 यहाँ 5, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा, फिल कर देंगे। तो ये दूसरा का क्या, सॉरी पहला क्या हो जाएगा? बी। तो 60 का ये जो डायग्राम था इस तरह से भरेंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या लिखा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। देखिएगा कैसे लगेगा। मिटाते रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। हो गया आपका स्क्रीनशॉट। देखिएगा कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिए, क्योंकि जब नियम कॉन्सेप्ट पूरा समझा चुके हैं, गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकालना, गुणनखंडों की संख्या बताना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना, ये सारी चीजें जब हम समझ चुके हैं तो फटाफट सवाल लगा रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा है कि एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या दिया है कि कोई अभाज्य संख्या है और
कोई भाज्य संख्या है और उसके अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो भैया अगर कोई भाज्य संख्या है, कोई भाज्य संख्या है, अगर उसका आप करते हैं अभाज्य गुणनखंड, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, तो पूछा है कि इस अभाज्य गुणनखंड में, यानी कि इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, यानी कि क्या करते हैं आप इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं और कोई क्या है कंपोजिट नंबर है। भाज्य संख्या का मतलब क्या है, कोई भी क्या है कंपोजिट नंबर है और उसका आप क्या करते हैं अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या दिया है, किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, यानी ऐसी कौन कौन सी संख्या नहीं ली जाती है किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में। तो देखिएगा हम बताए थे ना, पहली बात कि एक को नहीं शामिल किएंगे, एक को नहीं लिया जाता है, एक को नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है या नहीं शामिल किया जाता है, कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो एक को नहीं लिया जाता है या एक को शामिल नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो देखिएगा भाज्य तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं, अभाज्य भी नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक को नहीं लिया जाता है। दूसरा, किसी भी भाज्य संख्या को नहीं लिया जाता है, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। और क्या करें, और क्या क्या किया जाता है, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जो आगे टूटती हो, जो आगे किसी संख्या में, किसी संख्या में, किसी संख्या में टूटती हो, टूटती हो को नहीं लिया जाता है, को नहीं लिया जाता है। तो क्या करेंगे, किसको किसको नहीं लिया जाता है, तो किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक को नहीं लिया जाता है, किसी भी भाज्य संख्या को नहीं लिया जाता क्योंकि भाज्य संख्या आगे किसी न किसी संख्या में टूट जाती है, और ऐसी कोई भी संख्या को नहीं ली जाती है जो आगे जाकर किसी न किसी संख्या में टूट जाए। तो भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में इस 3 प्रकार की संख्याओं को नहीं लिया जाता है। समझ में आया कि नहीं, आगे चलते हैं दोस्त। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। चौथा क्या कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो भैया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना बताए थे ना, सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अगर बड़ी से बड़ी पूछता है कोई संख्या तो जितने अंकों की पूछता है उतना बार 9 लिख दीजिए। तो 4 अंकों की पूछा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, 4 बार 9 लिख देंगे। अब इसका क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो लिखेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो देखिएगा 9999 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 9 है, सब में 3 से कटेगा, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, फिर 3 से देखिए कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब देखिए अल्टरनेट नंबर 1 1 2, ये अल्टरनेट 1 1 2, अंतर 0। इसका मतलब क्या है, ये संख्या किससे कटेगी जी, ये संख्या 11 से कटेगी, तो 11 से काट दीजिए। कितने बार में कटेगा देखिएगा, 11 एक कम 11, 2 अंक लेंगे तो 1 0, 11 एक कम 11, फिर 101 से काट दीजिए, 101 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा। यानी कि 4 अंकों की, यानी कि जो बड़ी संख्या थी तो 9999 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, का अभाज्य गुणनखंड
का अभाज्य गुणनखंड कैसे व्यक्त करेंगे देखिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसका इसी को लिख लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101, ये हो जाएगा आंसर। 3 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 101। समझ में आया कि नहीं, आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, कहाँ गया जी, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आपके डिस्प्ले पर कहीं क्वेश्चन शो हो रहा होगा, अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, किताब नहीं तो डिस्प्ले पर आपके क्वेश्चन शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिएगा अब मेरे पास इस समय फिलहाल में किताब नहीं है, तो हम मोबाइल में एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड किए हैं, उसी से क्वेश्चन देखकर बता रहे हैं, ठीक है। सेम ही है, चाहे बुक में ले लीजिए चाहे ऐप में ले लीजिए, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। और बताए हैं आपको कि सबसे छोटी संख्या कैसे लिखते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए क्या बताएं, पहला 1 होता है, फिर सब 0 0 होता है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहला 1, अभी 4 अंक बचा, 4 बार 0, 1 2 3 4, ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया ना, यानी 5 अंक हो गया ना। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लीजिए। 1 लिख के 4 0 है ना, हाँ। अब इसको अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। देखिएगा लास्ट में 0 है, इकाई का अंक, 2 से काटिए, 2 5 10 0 0 0। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 5 10 0 0। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 2 दूना 4, 2 5 10 0। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10। फिर देखिएगा इकाई का अंक 5 है, 5 से कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, कब तक काटते हैं, जब तक 1 ना आ जाए। 1 आ गया तो इसका अगर अभाज्य गुणनखंड लेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा 1000 का, 10,000 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 10,000 का मतलब क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो गुणनखंड क्या है, यही तो है, इसी को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 1 2 3 4, 4 बार 5 है, लिख लीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप, अभाज्य गुणनखंड रूप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है कि 1729 यानी 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिएगा कैसे होगा, देखना, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये जो अभी बताए थे क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहा है कि 1729 को, कहा है कि 1729 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और उसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और क्या पूछा है कि अब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। तो हो क्या है, क्या देखिएगा 1729 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए किससे कटेगा, 7 2 9 7 9 7 16 1 17। अरे ऐसे नहीं, 9 2 11 11 7 18 1 19। तो ये तो न 6 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 2 से कटेगा, 5 से भी तो वैसे भी नहीं 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 चौका 28, 7 7 49। देखिए ये 7 से कटेगा, 7 से काटिए, 7 दूना का 14, यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा 32, 7 चौका 28, 4 बचा, 4 9 मिला के 49, 7 7 49। अब किससे कटेगा, 4 2 7 6 13, किससे कटेगा जी, 13 से कटेगा, 13 कम 13, यहाँ पे क्या बचेगा 117।
देखिए 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, यहाँ पे क्या बचेगा, तो देखिए 13 एकम 13 के बाद यहाँ बचेगा 11, क्या बचेगा दोस्त, यहाँ पर बचेगा 11। अब देखिएगा 11 और 7 मिला के 117 हो जाएगा, और 13 नवा क्या हो जाता है 117, 13 नवा क्या हो जाएगा 117। फिर देखिए 19 से काट देंगे, एक बार में कटेगा, तो यानी कि 1729 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 7 गुणित 13 गुणित 19। अब देखिए आरोही क्रम में पूछा था, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, क्या होता है, आरोही का मतलब क्या होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये ऑर्डर होता है। तो भैया 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 19, ये आरोही क्रम में ही तो है, तो ये हो जाएगा। अब पूछा है कि दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच में कोई संबंध है, तो बताइए। तो देखिए 7 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 19 है, इनके बीच देखिए कितना है, 6 का अंतर है, क्या है 6 का अंतर है। तो लिख देंगे कि दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच में 6 का अंतर है, दोनों अभाज्य गुणनखंडों, दोनों अभाज्य गुणनखंडों, दोनों अभाज्य गुणनखंडों के बीच में 6 का अंतर है, 6 का क्या है अंतर है। तो क्या करना था, 1729 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, लिख देंगे। आरोही क्रम में लिखना था, तो आरोही का मतलब इसी क्रम में लिख देंगे। और पूछा है कि दो अभाज्य गुणनखंडों के बीच में कोई संबंध है, तो इसके बीच में देखिए 13 का अंतर है, इसके बीच में भी इसके बीच में देखिए 6 का अंतर है, 7 और 13 के बीच में, और 13 19 के बीच में भी 6 का अंतर है। तो लिख देंगे कि दोनों अभाज्य गुणनखंडों के बीच में 6 का क्या है अंतर है, ये सवाल का आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन का क्या पूछा है, इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कैसे लगाएंगे। दिया है 3 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल सदैव, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, कहा है कि कोई भी 3 क्रमागत संख्या का मतलब समझते हैं सीरियल वाइज से। जैसे अगर 1 लेंगे तो अगली संख्या 2 होगी, अगली संख्या 3 होगी, ये क्रमागत संख्या हो गया, मतलब क्रम से एक के बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, ऐसे। जैसे मैं कह दूं कि 3 क्रमागत संख्या अगर आप पहली संख्या 7 लेंगे तो आगे की क्रमागत संख्या क्या होंगी, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, ऐसे क्रम से। समझ में आया कि नहीं। जैसे मैं कह दूं कि अगर आपने पहली संख्या 9 ली तो अगली क्रमागत 2 संख्याएं क्या होंगी, 9 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 11, ये क्रमागत संख्याएं होंगी। समझ में आया कि नहीं। क्रम का मतलब कि एक संख्या ली उसके अगला, उसके अगला, उसके अगला, इस तरह से। ठीक है, जैसे कोई कहता है कि भाई मैं अगर पहली संख्या 23 ले रहा हूँ यानी 23, तो अगली क्रमागत संख्या क्या होंगी, तो 23 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 26, ऐसे चलता जाएगा, 26, 27, 28, 29, 30। समझ में आया कि नहीं। क्रमागत संख्या ऐसे लेना है। तो सवाल में पूछा है कि अगर कोई भी आप 3 क्रमागत संख्या लेते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। कहा है इसको कुछ उदाहरण से दिखाना है। यानी कि आप कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं और उसका आपस में गुणा करते हैं, तो चाहे कोई भी 3 क्रमागत संख्या लेते हैं उसको तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो वो 6 से विभाज्य होगी। अगर ऐसा है तो इस उदाहरणों को क्या करना है, मतलब कुछ उदाहरण देकर इसको सिद्ध करना है या दिखाना है कि हाँ हो सच में होता है। तो हम देंगे, हम उदाहरण कुछ देंगे और इससे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि हाँ 6 से विभाज्य होता है कि नहीं, देख भी लेंगे। देखिएगा कैसे करेंगे, ये सवाल ही है, ये सवाल दिया है कि होती है 3 क्रमागत संख्या कर लेंगे तो 6 से विभाज्य होती है। इसको कुछ उदाहरणों से दिखाना है। तो देखेंगे, उदाहरण देंगे, लिख देंगे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 6 से विभाजित होता है।
होता है, सदैव लिख लीजिए, सदैव, सदैव 6 से विभाजित होता है। अब इसको कुछ उदाहरण दे लीजिए। 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए और देख लीजिए, अगर आप पहली संख्या 1 लेते तो अगली क्या होगी, 2 होगी, अगली 3 होगी, क्रमागत संख्या होगी कि नहीं। अब इस सबका आपस में गुणा कर दीजिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 इक्वल टू 6। देखिए 6 से 6 कटेगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए दूसरा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए आप एक संख्या लेते हैं 4, एक संख्या लेते हैं तो अगली संख्या क्या होगी 4 के बाद क्रमागत 5 होगी, अगली 6 होगी। सबका आपस में गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 5 गुणे 6 क्या हो जाएगा, 4 5 20 6 का 120। अब समझिए और कोई संख्या ले लीजिए, 3 क्रमागत होनी चाहिए। जैसे आपने ले लिया 4, आपने ले लिया 5, तो अगली 6 होगी। सबका आपस में गुणा कर दीजिए, 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 5 ये हो गया था क्या जी, हो गया था ये। जैसे अगली आपने क्या ले लिया, मान लो आपने 3 ले लिया, 3 तो अगली 4 तो अगली 5, आपस में गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 4 गुणे 5, 4 3 12 5 ये कितना हो जाएगा 60। तो ये तीसरा उदाहरण है, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा उदाहरण। कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए। मान लीजिए आप एक ने 4 लिया, आपने 5 लिया, फिर 6 ले लिया, गुणा कर दीजिए, 4 5 20 4 5 6 हो गया, तो बार बार हम यही ले रहे हैं। देखिए आप मान लीजिए एक 8 ले लीजिए, एक 9 ले लीजिए, एक 10, गुणा कर दीजिए, सबका क्या हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 10, गुणा करेंगे तो 10 9 90, 8 8 9 क्या हो जाएगा 72 720, और 6 कम 6 6 दूना 12, 0 6 से कट जाएगा तो 720। तो ये देखेंगे कि 3 क्रमागत संख्या आप ले रहे हैं, मतलब एक के बाद एक, कोई भी 3, जैसे 4 5 6 आपने ले लिया, 1 2 3 आपने ले लिया, 3 4 5 आपने ले लिया, या 8 9 10, ऐसे कोई भी 3 क्रमागत संख्या आप अगर लेते हैं और उसका गुणा करेंगे तो देखेंगे वो 6 से विभाज्य होगा। ये कुछ उदाहरण देने थे, हमने देखा प्रूफ कर दिया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहा है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, उदाहरण दीजिए। यानी कि कोई भी 2 क्रमागत अगर आप विषम संख्या लेते हैं तो अगर उनको जोड़ते हैं तो वो 4 से विभाजित है। कुछ उदाहरण देना है, हमें क्या देना है, कुछ उदाहरण देना है। देखिएगा कैसे देंगे, देखिएगा कुछ उदाहरण दे लीजिए इसके। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहा कि कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या ले लीजिए और उसका जोड़ यानी योग करेंगे तो 4 से विभाज्य होता है। अब समझिएगा विषम संख्या का मतलब क्या है, जो 2 से न कटे, जो 2 से न विभाजित हो, न कटे या न विभाजित हो, बात एक ही है। 2 से न कटे या न विभाजित हो तो क्या होती है, विषम संख्याएं होती हैं। तो क्या होती है विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर होती हैं। समझ में आया कि नहीं। तो क्रमागत का मतलब क्या, एक के बाद अगला क्या होगा। जैसे अगर आपने एक विषम संख्या आपने 3 लिया, क्या लिया आपने 3, तो अगली विषम संख्या क्या होगी, 3 के बाद देखो 5 आती है, अगली उसके बाद कौन सी होगी 7, उसके बाद कौन सी होगी 9, उसके बाद कौन सी होगी 11। इस तरह से विषम संख्याएं आती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने एक संख्या ले लिया 5, तो 5 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी क्रमागत में 7। समझ में आया कि नहीं, क्रम से एक के बाद अगला क्या होगा वही उसका उसी क्रमागत कहेंगे। जैसे कोई कहेगा कि भाई हम पहली विषम संख्या 23 लेंगे, तो अगली विषम संख्या क्या होगी 23 के बाद 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 25 होगा, क्या हो जाएगा 25। तो 23 के बाद क्या हो जाएगा 25। कोई कहेगा कि हम चलिए हम लेंगे 31 लेंगे, तो भैया 31 के बाद क्या होगा 32 नहीं होगा, 31 के बाद विषम संख्या क्या होगा 33। ये क्रमागत संख्या होगी। समझ में आया कि नहीं। तो सवाल कहा है कि कोई भी अगर आप क्रमागत विषम संख्या लेते हैं 2, कोई भी अगर 2 क्रमागत विषम संख्या लेते हैं तो उसको अगर जोड़ेंगे तो 4 से विभाजित होता है। और इसको कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना है, यानी सिद्ध करना है, यानी दिखाना है। तो हम कुछ उदाहरण दिखाएंगे देकर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, हम पहला उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए अगर आपने 1 3 लिया तो अगला क्या होगा 5 होगा। इन सबको जोड़ दीजिए, 3 + 5 = कितना हो जाएगा 8। 4 से देखिए विभाज्य है। अब देखिए कोई और उदाहरण ले लीजिए, आप 7 लेंगे तो अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी 9। दोनों को जोड़ दीजिए 7 और 9 को, 9 7 क्या हो जाएगा 16। आपने और कोई ले लिया, मान लीजिए आपने 13 ले लिया, तो अगली क्या होगी 15 होगी।
तो सबको जोड़ दीजिए, 13 और 15 को जोड़ दीजिए, 13 और 15 को जोड़ेंगे 5 3 8, 28 होगा। मान लीजिए कोई कहेगा कि हम भैया हम 17 लेंगे, तो ठीक है, 17 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, 19 होगी। सबको जोड़ दीजिए, 17 और 19 को जोड़ दीजिए, 9 7 16 के 6 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 36। अब आप देखेंगे तो 8 16 28 36 ये सभी क्या हैं, सभी संख्याएं देखेंगे तो किससे, 4 से विभाज्य हैं। 4 से क्या है, 4 से विभाज्य है। यही हमें उदाहरण दिखाना था, तो ऐसे टिक लगा कर आपको दिखाना नहीं है, सिर्फ ये उदाहरण दे दीजिए, बस इतना आप उदाहरण दे दीजिए, वही आंसर। तो क्या उदाहरण, कुछ भी ले लीजिए, कोई भी क्रमागत विषम संख्या लेकर कोई भी दो क्रमागत विषम संख्या लेकर उसको जोड़ दीजिए, देखेंगे तो 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य का मतलब 4 से डिविजिबल है। चेक करने के लिए हम क्या बताए थे, कोई भी संख्या अगर किसी संख्या से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए उस संख्या का, जैसे ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 का इसमें भाग दे लीजिए, अगर शेषफल यानी कि इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो विभाज्य होगा, यानी शेषफल अगर 0 आता है तो विभाज्य होगा यानी डिविजिबल होगा, और शेषफल 0 नहीं आता है तो डिविजिबल नहीं होगा। और इन सभी संख्या में अगर आप 4 का भाग देंगे तो ये पूरी संख्या में देखेंगे शेषफल 0 आएगा यानी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब किसकी तरफ चलेंगे हम लोग, 9 की तरफ। क्या देंगे, 9, निम्न में से किन अभाज्य संख्या, निम्न में से किन, क्या दिया है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या है भैया, देखिएगा आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 24, 9 का ABC ऐसे करके दिया है, ABCD। ए में दिया है 24 और इसको किया है 2 गुणे 3 गुणे 4 में तोड़ा है। उसके बाद दिया है 56, 56 को क्या किया है 1 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 में तोड़ा है। एक देखिए क्या किया है 70 किया है, क्या तोड़ा है 2 गुणे 5 गुणे 7 में तोड़ा है। एक क्या तोड़ा है 54 में तोड़ा है। कैसे तोड़ा है 2 गुणे 3 गुणे 9 में तोड़ा है। और कहा है कि निम्न में से बताना है कि किसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, किसके अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। और आपको अभाज्य गुणनखंड का कॉन्सेप्ट समझाते समय हम ये समझाए थे कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड चेक करते समय देखेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लिया जाएगा, कोई भी भाज्य संख्या या कोई भी ऐसी संख्या नहीं ली जाएगी जो आगे चल के टूटती हो। तो ऐसी संख्या देखेंगे जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी वे क्या होंगी, अभाज्य गुणनखंड कहला, मतलब उसको कहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अगर नहीं होगा तो कहेंगे अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर नहीं हुआ है। देखिएगा कैसे, इसमें देखिएगा इसके गुणनखंड में 2 आया है, 3 है, अभाज्य संख्या है लेकिन ये भाज्य संख्या ले लिया है। तो अभाज्य गुणनखंड में भाज्य संख्या तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं होने वाला है। 56 में देखिए 1 7 2 2 2। अब देखिए ये क्या ले लिया है भैया, 1 ले लिया है। क्या ले लिया है, 1 ले लिया है। तो एक तो सब में लेते हैं, एक तो सब में लेते हैं, लेकिन एक को वैसे शामिल नहीं किया जाता है, एक को शामिल नहीं किया जाता है। तो ये क्या होगा 7 2 2, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक को उसने शामिल कर लिया है। और एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, समझना। 70 में क्या है देखिए 2 है 5 है 7 है, तो ये होगा। उसके बाद देखिए 2 3 9 ले लिया है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, सब में चाहे तो 1 लिख सकता है, सब में चाहे तो 1 लिख सकता था, सब में 1 लिख सकता था। और किसी भी संख्या का अगर अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो उसका एक और खुद की संख्या होती है, अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 1 भले ही ले लिया लेकिन इसको हम शामिल करेंगे, इसको क्या करेंगे शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 था, आगे जाके टूट जाएगा, इसको नहीं लेंगे। ये 9 था, इसको नहीं लेंगे। हालांकि जब आप सवाल लगाएंगे तो 1 को शामिल नहीं करेंगे, 1 को शामिल क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अब देखिएगा कैसे होगा, तो ये B होगा और C होगा। क्या होगा, B और C। और अगर दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में अगर दे दे आपको तो C को आप प्रेफरेंस देंगे, C को क्या करेंगे, C को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसमें 1 भी नहीं लिया है। समझ में आया कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 2 5 7, ये स्पेशली मतलब ये एकदम सही है, लेकिन इसने 1 को पता नहीं क्यों इंक्लूड कर लिया, 1 को करना नहीं चाहिए था। अगर ये कहाँ गया जी,
निम्न में से किन व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं। तो देखिएगा 70, इसने एक शामिल कर लिया है, और अगर दोनों ऑप्शन है तो आप टिक करिएगा बी और सी, अगर नहीं है तो सिर्फ सी को टिक करिएगा क्योंकि सी सही है, एक को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि एक तो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है। समझ में आया कि नहीं, तो सी सही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सी सही है, सी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, तो 2 5 7 बी को मत प्रेफर कर दिए, इसमें एक दे दिया है और एक तो हम लेते नहीं है। हालांकि किसी अभाज्य संख्या के फैक्टर में यानी गुणनखंड में एक और वो खुद की संख्या जरूर होती है, लेकिन वो गुणनखंड में होती है, अभाज्य गुणनखंड में नहीं होती है। अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, कोई भी अभाज्य संख्या लेंगे, एक तो ऐसे भी नहीं लेंगे, 2 5 और 7, 2 5 और 7, तो बी नहीं होगा, बी को मत प्रेफर करिए, बी गलत है ये, क्योंकि एक ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि इसमें सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 5 7, सी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी सब इरर है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि 25 110 यानी कि संख्या 45 से विभाज्य है। क्या पूछा है, 45 से विभाज्य है। अब देखिएगा कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर देखना 10 दिया है कि बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 45 से विभाज्य। किससे देखना है, मतलब क्वेश्चन नंबर यहां से देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा है कि बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 संख्या 45 से विभाज्य है कि नहीं। अब समझिएगा क्या करेंगे हम भाई, कहा गया 45 25 110 25 110 ये क्या होगी 45 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसको करने के लिए समझिए 45, देखिए 45 का गुणनखंड अगर आप करेंगे तो 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 15 होगा और खुद 45 होगा, ये संख्या होगा। पूछा हमसे कि 45 से विभाज्य है कि नहीं। अब समझिएगा कोई संख्या अगर 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, 3 और 5 दोनों से विभाज्य है तो 15 से विभाज्य तो होगी ही। अब समझिएगा 9 से विभाज्य, यानी कि कोई संख्या अगर 3 से भी कट रही हो, 5 से भी कट रही हो, 9 से भी कट रही हो, 15 से भी कट रही हो, तो वो पूरी संख्या क्या होंगी 45 से कट जाएंगी। अरे मतलब कि 45 से कटेंगी, और 45 से भी कटे तो ऑटोमेटिक 45 से कटेगा। यानी कि किसी भी संख्या का आप गुणनखंड कर दीजिए और उसके सारे गुणनखंडों से अगर वो संख्याएं कट रही है तो उस संख्या से भी कटेंगी जिसकी वे सारे गुणनखंड है। और 45 के गुणनखंड ये संख्याएं होंगी 3 5 9 15 45। अब हमें चेक करना है कि ये 45 से कटेगा कि नहीं, तो देख लीजिए 3 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, 9 से कट रहा है कि नहीं, 15 से कट रहा है कि नहीं, 45 से तो ऑटोमेटिक कटेगा। अगर इतना से कटेगा तो 3 5 9 और 15 से हम लोग चेक कर ले रहे हैं, अगर इससे ये कटेगा तो इसका मतलब कि 45 से कटेगा। अब देखिएगा इसके अंत में 0 है, इसका मतलब ये 5 से तो कटेगा। समझ में आया। 3 से कटने का रूल है कि सबको जोड़ दीजिए, उसका योग 3 से कटना चाहिए। तो 5 2 7 1 8 1 9, 9 3 से कटेगा, इसका मतलब इससे भी कटेगा। सभी संख्याओं का योग अगर 9 है तो ये 9 से कटता है, इसका मतलब 9 से भी कटेगा। और कोई संख्या अगर 3 और 5 दोनों से कट रही है तो ये 15 से भी कटेंगी। तो 3 और 5 से ये कट रहा था तो 15 से भी कटेगा। और अगर 3 5 9 15 से अगर कोई संख्या 3 5 9 15 यानी कि किसके मल्टीपल है कि मल्टीपल कर रहे हैं, किसके गुणनखंड है, किसके मल्टीपल नहीं, किसके गुणनखंड है 45 के हैं। और अगर 45 के सभी गुणनखंडों से कोई संख्या कट रही है तो 45 से भी कटेगी। तो बिना भाग दिए हुए चेक हो गया कि नहीं, ये 45 से क्या होगा कटेगी, 45 से क्या होगा कटेगा। समझ में आया कि नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे 11। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि एक संख्या, एक सेकेंड,
ठीक है, और देखना पड़ता है कि कहीं रिकॉर्डिंग रुक तो नहीं गया है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि एक संख्या 18 2 और 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि एक संख्या जो 18 है वो 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, दोनों से विभाज्य। एक संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, और यह 2 और 3 का गुणा करने पर 2 और 3 का गुणा कर देंगे 6, यानी 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार से एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। उसी प्रकार से कहा है कि एक कोई संख्या है वो 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, और क्या पूछा है? क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणित 6 बराबर 24 होगा, यानी कि बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिएगा भैया, एक संख्या 18 था, 2 और 3 से दोनों से कट रहा है, ठीक है, विभाज्य है। और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, 6 से भी विभाज्य होगा, ये भी बात सही है। लेकिन कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो और 4 से और 6 विभाज्य, जैसे ये कहा है कि अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य, उसका गुणा करने पर 6 है, इससे विभाज्य, ये सही है। तो कहा है कि उसी प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य यानी दोनों से डिविजिबल है, यानी दोनों से कट रहा है, तो वो 4 गुणित 6 बराबर 24 से भी कटेगा? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? उदाहरण दीजिए। अगर उदाहरण के तौर पर हम लिख लेते हैं, अगर कोई संख्या 12, हमने क्या ले लिया 12, हमने क्या ले लिया, देखिए 12, देखिए 12 4 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है, और 6 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है। लेकिन 6 गुणित 4 यानी कि 6 चौका 24, चाहे 6 गुणित 4 करिए चाहे 4 गुणित 6 करिए, बात तो है कि आपको समझाए थे ना, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ये तो बताए थे ना जो है गुणा के क्रम विनिमय नियम में। देखिएगा, तो कोई संख्या अगर 4 से भी विभाज्य है और 6 से भी विभाज्य है, तो 6 गुणित 4 यानी 24 से भी विभाज्य होगी, ऐसा हम नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर हमने क्या दे दिया 12, 12 देखिए 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, यानी डिविजिबल है। लेकिन 6 और 4 का गुणा कर दीजिए तो 24 आएगा, जबकि 24 से 12 विभाज्य नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो उदाहरण के तौर पर हम क्या लेंगे 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देखेंगे? अगला क्वेश्चन भी तो हमारा 12 है, 12 और क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उदाहरण ये लिख लीजिए, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे पूरा ये उतार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हमने उदाहरण दे दिया 12 और लिख दिया कि 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है, 6 गुणित 4 24 से विभाज्य नहीं है। हमने क्या लिख दिया, इससे विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है, लिख लीजिए ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है और लास्ट है कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो हाँ, सिंपल सी बात है, ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, कहा है क्वेश्चन नंबर 12 कहा है कि मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? अलग अलग। भिन्न भिन्न का मतलब क्या है? अलग अलग। और सबसे छोटी है अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्याओं से विभाजित होती है, तो कौन सी संख्या होगी? तो आपको एक चीज बताए थे कि कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से विभाज्य होती है, कोई भी संख्या अपने गुणनखंडों से विभाज्य होती है। और अगर सभी गुणनखंडों का उसका मतलब गुणा किया जाए तो संख्या भी तो मिल जाती है ना। जरूरी नहीं है कि वो संख्या मिले, उससे बड़ी भी हो सकती है। लेकिन है क्या कि अगर कोई भी संख्या है, अगर कोई भी, ऐसे समझो ना, कोई भी संख्या है, आप उसके अगर कर दीजिए फैक्टर, क्या कर दीजिए फैक्टर, तो देखेंगे सभी फैक्टर से विभाज्य होती है, सभी फैक्टर से क्या होती है? विभाज्य होती है। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में कि पहले देखिए कहाँ है, सबसे छोटी है और 4 भिन्न भिन्न गुणनखंड है, 4 भिन्न भिन्न गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हम ऐसी संख्या खोजते हैं जिसके गुणनखंड ये 4 विभाज्य, जिसके गुणनखंड ये 4 मतलब सबसे छोटी ये 4 अभाज्य संख्याएं हैं। और जिन संख्या का ये गुणनखंड होगा, जिन संख्या का ये चारों गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्या जो छोटी हम छाटेंगे,
मतलब वही संख्या क्या हो जाएगी, वही संख्या इसका आंसर होगी। अब समझिएगा कैसे करेंगे। जैसे सबसे छोटी 4 अभाज्य संख्या छाटिए तो पहले 2 होगा, फिर 3 होगा। आपको दिख रहा है कि नहीं जी, स्केच भी नहीं चल रहा है। ये 2 होगा, 3 है, उसके बाद अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 5, उसके बाद 7। ये देखिए 4 सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्याएं होगी, 2, 3, 5 और 7। अब ऐसी संख्या खोजेंगे कि ये चारों संख्याएं किसका गुणनखंड है, तो सबका आपस में गुणा कर दीजिए। 2, 3, 5 और 7 का 2 3 6 5 30 गुणे 7, 7 3 का 21, 210। यानी कि 210 के ये सभी क्या है, गुणनखंड है। 2, 3, 5, 7 और भी होंगे, लेकिन ये मैनली मतलब कि ये क्या है, ये भी गुणनखंड है। गुणनखंड तो कई हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए 2, 3, 5, 7, ये 2, 3, 5, 7 से क्या है, विभाज्य है। और ये सभी अभाज्य संख्याएं भी हैं। कौन सी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो होगा क्या कि 210 क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, आप मुझे बता सकते हैं। तो हाँ, 210 वह संख्या क्या है, 210 है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो, यानी कि जो सबसे छोटी मतलब 4 जो सबसे छोटी 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। तो संख्या है 210। क्या है, 210। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से हमारा 3.5 का पूरा सवाल कंप्लीट होता है। और अच्छे से मैंने इसके पहले लेक्चर में, मतलब इससे पहले 2-3 लेक्चर में हमने प्रैक्टिस भी करवाया था और पूरा डिटेल में सवाल भी बताया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सब सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट के थ्रू हमें बताइए, ताकि हम आगे से और बेहतर तरीके से समझा सकें। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा। इसके बाद अगला हम लोग चैप्टर 3.6 चलेंगे, लेकिन 3.6 पर बढ़ने से पहले उसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे हम हमेशा करते आए, फिर उस चैप्टर का सवाल लगाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, आप मस्त से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।